पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग में अब गिने चुने घंटे शेष रह गए हैं। दूसरे चरण में 142 सीटों पर वोटिंग होगी और 142 सीटों पर होने वाला मतदान सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि उस जनादेश की लड़ाई है जो तय करेगा कि आने वाले वर्षों में बंगाल की दिशा और दशा क्या होगी। जिन इलाकों में दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अभेद्य किला माना जाता रहा है, जहां पर उनकी पकड़, उनकी नीतियां और उनकी छवि ने वर्षों तक विपक्ष को चुनौती दी है। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदली सी है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। रणनीति से लेकर संगठन तक हर स्तर पर मुकाबले को धार दी गई है, जिस वजह से माना जा रहा है कि इस बार कांटी की टक्कर बन चुकी है। पहले चरण में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ मतदान ने लोकतंत्र के उत्सव को नई ऊंचाई दी, उसने साफ संकेत दे दिया है कि जनता इस बार सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका में है। हर वोट के साथ एक उम्मीद जुड़ी है। अब पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि क्या बंगाल अपनी पुरानी राजनीतिक धारा को बनाए रखेगा या फिर एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। सवाल वही है, लेकिन इस बार दांव कहीं ज्यादा बड़ा है। आखिर अब की बार किसका बंगाल, ये सबसे अहम सवाल है। कल सेकेंड फेज को लेकर मतदान होना है। 142 सीटों पर मतदान होगा। कोलकाता की 11, उत्तर 24 परगना की 33 सीटों पर, दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों पर, हावड़ा की 16, हुगली की बात की जाए तो यहां पर 18 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कल मतदान होगा। इसके अलावा नदिया में 17 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। पूर्वी वर्धमान की बात करें तो यहां पर करीब 16 सीटें हैं जिन पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। दूसरा चरण क्यों खास माना जा रहा है? क्योंकि ये वो इलाके हैं, कोलकाता हो, उत्तर 24 परगना हो, दक्षिण 24 परगना हो, इन इलाकों में माना जाता है कि टीएमसी की अच्छी खासी पकड़ है और इसी वजह से बीजेपी के लिए यहां पर मुकाबला कांटी की टक्कर का रहने वाला है। हालांकि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, जिस तरह से अपने संगठन को मजबूत किया, कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच बढ़ाने और साथ ही साथ तमाम योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का जो लक्ष्य दिया था, उस लक्ष्य को कितना पूरा किया है ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये अभेद्य किला है ममता बनर्जी का। जिन सीटों पर कल मतदान होगा सुबह 7 बजे से 142 सीटें, यहीं पर टीएमसी सबसे ज्यादा सीटें जीतती आई है। और बीजेपी के स्ट्राइक रेट की बात करें तो यहां पर करीब 12.67% वोटर्स बीजेपी के साथ गए थे। 18 सीटें यहां से बीजेपी को मिली थी पिछले चुनाव में और टीएमसी को 123 सीटें मिली थी। करीब 86.61% का स्ट्राइक रेट टीएमसी का था। अंतर काफी बड़ा है, लेकिन इस अंतर को बीजेपी इस बार कितना कम कर पाती है यह देखने को मिलेगा इस बार के चुनाव में, क्योंकि बीजेपी ने इस बार रणनीति में अपनी बदलाव किया है। हर एक बूथ स्तर पर तैयारियां की गई, संगठन को मजबूत किया गया और कार्यकर्ताओं को भी एक लक्ष्य दिया गया कि आप लोगों के बीचों में जाइए, वहां पर सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, जो सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है, उनके बारे में लोगों को जागरूक करिए, बताइए। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इस बार खास इंतजाम किए गए हर एक विधानसभा क्षेत्र में, ताकि लोगों के अंदर से जो भय है, डर है, वो खत्म किया जा सके और वो खुलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। अंतर काफी बड़ा है इन 142 सीटों पर पिछले चुनाव की अगर बात की जाए बीजेपी और टीएमसी में, लेकिन इस अंतर को बीजेपी कितना कम कर पाती है और क्या बीजेपी की रणनीति सही ढंग से जमीनी स्तर पर जो रणनीति बनाई गई थी वो काम की है या फिर नहीं की है, ये 4 को पता चलेगा। लेकिन इस बार ये मुकाबला काफी ज्यादा टक्कर का रहने वाला है। एक तरफ जहां पर बीजेपी की तरफ से तमाम घोषणाएं की गई हैं, सुरक्षा का आश्वासन लगातार लोगों को दिया जा रहा है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, उनकी तरफ से लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि भय मुक्त होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो देखना होगा कि लोगों ने भय मुक्त होकर किस तरह से मतदान किया और किसको मतदान किया, ये स्पष्ट होगा 4 तारीख को। पॉलिटिकल एडिटर आदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। आदिति, अगर 142 सीटों की बात की जाए जहां पर सेकंड फेज में मतदान होना है, ये वो इलाका है जहां पर टीएमसी सबसे ज्यादा सीटें जीतती आई है। पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 123 के आसपास यहां पर टीएमसी सीटें जीती थी और 18 सीटें करीब बीजेपी जीती थी। अंतर काफी ज्यादा बड़ा है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, लेकिन इस अंतर को बीजेपी कितनी हद तक कम कर पाई? देखिए, बीजेपी ने अपने चुनावी इतिहास में अगर 2014 में जो ताकत लगाई थी उसकी पूरे देश में चुनाव जीतने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा ताकत बंगाल के चुनाव में लगाई है, जिसे बोलते हैं मैन टू मैन मार्किंग। तो मैं इस चुनाव को ऐसे देखती हूँ जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो।
नेल बाइटिंग मैच है, क्योंकि अगर बीजेपी एक ज़बरदस्त तरीके से मैच लड़ रही है तो सामने भी कोई आप जिम्बाब्वे या पाकिस्तान की टीम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और फिर सेकेंड फेज़ का अगर जिक्र करें तो सेकेंड फेज़ में 18 सीट, कभी भी कोलकाता जो कि अर्बन इलाका है वहाँ पर बीजेपी ने खाता नहीं खोला। देखिए, अब मैं पहले आपके सवाल का जवाब में मैं ये बताऊंगी कि बीजेपी के क्या क्या एज है। सबसे बड़ी चुनौती तो है बीजेपी के लिए 142 सीटें, क्योंकि बहुत ज़्यादा 18 सीटें ही थी, तो बीजेपी को एक्सपैंड करना है, जो कि इस बार कर सकती है। क्यों कर सकती है, पहला देखिए, फर्स्ट फेज़ में हुई वोटिंग का इम्पैक्ट यहाँ पर प्रभाव दे रहा है। यानी कि फर्स्ट फेज़ में जो बम्पर वोटिंग हुई, तो जो लोग आज तक वोट नहीं करते थे या वोट करने में डरते थे, वो ये कह रहे हैं कि हम भी देंगे, अब तो सुरक्षा है, ज़्यादा हिंसा नहीं हुई है, तो वो घरों से निकलेंगे। और पिछले 6 महीने में देश भर का कार्यकर्ता बंगाल में सिर्फ इसलिए बैठा है बीजेपी का कि वो उनको कहे हम है ना, मैं चलूंगा वोट कराने तुमको, अरे छोड़ो, तुम्हारे सोसाइटी में ही बूथ लगा देंगे। सुरक्षित तरीके से वोट पड़वाना, ये एक बहुत बड़ा एज होगा, जिसे हम कहते हैं ना ग्राउंड पे गेन कैसे होगा, बीजेपी की पहली ताकत। दूसरी ताकत है अर्बन वर्सेस रूरल। देखिए, अर्बन, मैं आपको टीएमसी की स्ट्रेंथ बाद में बताऊंगी। अर्बन वर्सेस रूरल में बीजेपी ने पूरी फोकस क्या किया है, अर्बन मिडिल क्लास। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, मिडिल क्लास की क्या प्रॉब्लम्स है? मिडिल क्लास की क्या, एक तो सुरक्षा चाहिए भाई, शांति चाहिए। महिला घर से 7-8 बजे बाद भी बाहर निकले सुरक्षित हो। तो अमित शाह ने चिल्ला के बोला है कि ममता दीदी कहती हैं कि 7 बजे बाद महिलाएं बाहर न निकले, तो आप 5 साल की बच्ची को भी कहिएगा रात को 2 बजे निकले और सुरक्षित रहेगी। फिर आप देखिए, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उससे अर्बन मिडिल क्लास इम्पैक्ट हुआ है और सबके घरों में बच्चियां हैं, बहुएं हैं कि भैया यार सुरक्षित माहौल चाहिए। दूसरा देखिए, एक ये बात कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अगर इस बार भी टीएमसी आती है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जो यहाँ के रह रहे हिंदू हो उनको पलायन करना पड़े या उनके साथ बर्बरता हो, ध्यान रखिएगा, एक ये बात है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि भैया मैं आते ही 45 दिन में बॉर्डर सील कर दूंगा बांग्लादेश का, नहीं हो पाएगा कुछ। तो जो डेमोग्राफी चेंज हो रही थी वो नहीं होगी। ये मिडिल क्लास के मुद्दे हैं कि हम विकास भी लाएंगे, फैक्ट्री भी लाएंगे, कट मनी नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। हालांकि मिडिल क्लास को ना कभी सरकारी योजनाओं से ज़्यादा मतलब था, वो अपना काम यहाँ पर करते थे, उनको चाहिए आसपास थोड़ा डेवलपमेंट, सुरक्षित माहौल। तो ये बीजेपी की कोशिश है कि वो उस अर्बन क्लास को घर से बाहर निकाल के, पहले शायद वो वोट ही नहीं करते थे, अब सोसाइटियों में ताला नहीं लगेगा, अब वो घर से निकल के अपनी सोसाइटी में ही बूथ है, वोट करके घर जाएंगे। तो जितना भी राजस्थानी 25 लाख वोट, जितना भी गुजराती, जितना भी महाराष्ट्रन और जितना भी फॉर दैट मैटर साउथ, जो कि वैसे बीजेपी को वोट नहीं करता अपने रीजन में, यहाँ करना चाहता है सुरक्षित माहौल के लिए। मैंने कई ऐसे लोगों से मिली हूँ जो कह रहे हैं व्रत रखेंगे, हम पूजा पाठ कर रहे हैं हिंदुओं के लिए। आधे लोग ये कह रहे हैं साइलेंट वोटर के हम हिंदू हैं इसलिए वोट करेंगे। ये बहुत बड़ी ताकत है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं, मैन टू मैन मार्किंग, सिक्योरिटी ग्राउंड पर, जो कई सारे वोटर्स को बाहर निकालेगी जो अब तक वोट नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो कोलकाता में गेन होता दिख रहा है। तो अगर बीजेपी ये दावा कर रही है कि 170 सीटें हमारी आएंगी, अब 170 आसान नहीं है। अगर वो वास्तव में फर्स्ट फेज में 100 ला पाए और यहाँ पर 18 से बढ़ा पाए, लेकिन चुनौती है अर्बन वर्सेस रूरल, और जो टीएमसी की स्ट्रेंथ है वो है लक्ष्मी भंडार योजना। रूरल लोग ये ज़्यादा उनको वो नहीं है, उनको ये है कि भैया ममता दीदी है, लीडर है, बंगाल की है, बंगाल अस्मिता, और हमारे घर में 1500 रुपये आते हैं, हमारे युवा लड़के को रुपए आते हैं, अनाज आता है सारी, और साइकिल देती है, और बच्ची की शादी करनी है तो 25,000 रुपये आ जाएंगे, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी दीदी चाहिए। ये लक्ष्मी भंडार योजना बीजेपी के लिए रूरल में महिलाओं के वोट बैंक शिफ्ट ना होने का कारण बन सकती है। यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अदिति, ये भी तो है 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा भी तो राशन पहुंचाया जा रहा है, उसका भी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, जो वहाँ का कोर बंगाल का वोटर है, इसको भी आप समझिए, मैंने आपको बार बार मिडिल क्लास का, बंगाल का मिडिल क्लास वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहूँ कि मैं एक सैलून गई थी किसी काम से, तो वहाँ पर एक शायद 22 साल की लड़की थी सैलून में, तो मैं अपने ऑफिस में बात कर रही थी कुछ इस बारे में वोटिंग, उसने फट से बोला कि मैं भी बीजेपी को वोट करूँगी, और वो बंगाल की थी, उसके पूरा पूर्वज से लेकर पूरे लोग बंगाल के थे। तो जो पढ़ा लिखा तबका बंगला है वो भी वोट करना चाहता है। तो क्योंकि बहुत सारे जो, ये मैं फिर कह रही हूँ, मिडिल क्लास के घर में वो 80 करोड़ का राशन नहीं आता, तो वो मिडिल क्लास देगा। लेकिन
यहाँ पर आता है नैरेटिव का खेल। जो आप कह रहे हैं वो ये मानते ही नहीं है कि केंद्र से कुछ आ रहा है, और अगर आ रहा है तो हमें दीदी बहुत कुछ दे रहा है। आप देखिए वहाँ पे बाड़े होते हैं, बंगाल में कल्चर ही संस्कृति ही राजनीति है। तो वहाँ पर क्या है, बाड़े होते हैं, बड़े बड़े क्लब्स जिसे कहते हैं। देसी में वो बाड़े होते हैं जहाँ पे फुटबॉल, लोकल उस सोसाइटी के उस लोकल लोग जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, दीदी पैसा देती है। 500 करोड़ रुपए तक जाता है उन बाड़ों में जिसमें दुर्गा पूजा होती है, वही सब ऑर्गेनाइज करते हैं, हर अलग अलग बाड़े। एक वो भी एक बड़ा वोट बैंक है। और दूसरे आप देखिए, बंगाल के कई लोगों को ये बताया गया है, महिलाओं को, कि जो 10,000 रुपए बिहार में दिया था मोदी जी वापस मांग रहे हैं। नैरेटिव उनको घर घर जाकर, जैसे बीजेपी बता रही है कि हम आएंगे तो तुम्हारे लिए क्या फायदा होगा, दीदी भी बता रही है। दीदी ने एक नैरेटिव गढ़ा है कि कुछ नहीं आता है केंद्र से, वो तुम्हारी भाषा भी ले लेंगे, वो तुम्हारा मछली भी ले लेंगे। तो बीजेपी ने मछली भी खाई और प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी दिन बंगाली में एक मैसेज भी दे दिया। तो ये नैरेटिव की काट है, कौन सा नैरेटिव कहाँ काम कर जाए। लेकिन जो रूरल इलाका है वो बदलाव के लिए बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा, अर्बन बदलाव के लिए नजर आ रहा है, और यही लड़ाई है। और हिंदू बदलाव चाहता है, खास तौर पे मिडिल क्लास हिंदू। क्योंकि अदिति, आप ग्राउंड पर थी, कई दिनों तक आपने बंगाल का भ्रमण किया अलग अलग इलाकों में, वहाँ का यूथ क्या सोचता है? क्योंकि अगर यूथ किसी भी दल की तरफ, किसी भी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है तो अपने साथ कई और लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। वहाँ का यूथ क्या सोच रहा है इस बार? देखिए, मिडिल क्लास यूथ, इस पूरे मेरे जो 7-8 दिन का दौरा था उसमें मुझे यही समझ आया, मिडिल क्लास यूथ बदलाव चाहता है। फैक्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज होनी चाहिए। पर जो रूरल इलाके का यूथ है, मैं एक 22 साल के ऑटो वाले पुलर से मिली, उसके पिताजी भी ऑटो चलाते हैं और वो हिंदू हैं, लेकिन बिहार से आए हैं। बिहार 55 साल पहले आ गए थे, लेकिन वो चाहते हैं कि परिवर्तन ना हो, जो है वो सही है। लेकिन मिडिल क्लास यूथ को परिवर्तन भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। लेकिन जो रूरल यूथ है, जो कि मुस्लिम तो है ही, लेकिन जो हिंदू भी हैं, उसमें रूरल यूथ कह रहा है कि नहीं सब ठीक है, हमें जय श्री राम नहीं बोलवाना है, हमें जय श्री राम के नारे नहीं चाहिए, हम यहाँ पर जय बोंगला और जय माँ काली बोलेंगे। आइडियोलॉजिकल बात है, जो डिपेंडेंसी है। देखिए, बीजेपी ने मैन टू मैन मार्किंग की है, और एक मैं बॉटम लाइन आपको बता दूं, अगर टीएमसी जीतती है तो बहुत छोटे मार्जिन से जीतेगी, और अगर बीजेपी जीतती है तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। बहुत बड़े तबके में साइलेंट वोटर है वहाँ, वो साइलेंट वोटर जो टीएमसी से डरता है, वो मन में रखता है बात, लेकिन वो अपने मन की करेगा इस बार, क्योंकि उसको सुरक्षा दी गई है कि जाओ वोट करो, तुम सुरक्षित रहोगे। तो यहाँ पर गेम चेंज होगा। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बड़े मार्जिन से बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि वो साइलेंट वोटर कन्वर्ट होगा। हिंसा नहीं हुई इस बार सड़कों पे, नहीं तो लोग डर के जाते ही नहीं थे कि हमें क्या। लेकिन आप देखिए, अमेरिका से वोट करने आ रहे हैं वोटर, पुणे से वोट करने आ रहे हैं वोटर, दुबई से वोट करने के लिए आ रहे हैं वोटर। और किस लिए? वी नीड चेंज। मैंने बात की है उन लोगों से, इसलिए मैं आपको इस दावे के साथ कहती हूं। अच्छा, इसमें अदिति एक चीज और है, लोगों के मन में ये भी डर है कि अगर इस बार वोट नहीं किया तो जैसे एसआईआर की वजह से कई लोगों के नाम कट गए हैं, तो इस बार अगर वोट नहीं किया तो हो सकता है कि अगली बार उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाए। इस वजह से भी लोग इस बार मतदान करने के लिए पहुंच रहे, इतनी जागरूकता उनके अंदर देखने को मिली। और फर्स्ट फेज में भी करीब 93% इसी वजह से भी मतदान हुआ था। हमेशा ऐसा लगता है कि बिहार के लोग बड़े जागरूक होते हैं, दे आर पॉलिटिकली सुपर अवेयर, बट बंगाल के और भी अवेयर हैं। तो एसआईआर का तो इस तरह की बात है कि हर वर्ग ये सोच रहा है कि इस बार वोट नहीं किया। खास तौर पे वो वर्ग, एक तो उनको डर है जो बांग्लादेश से आए हुए यहाँ सेटल हो गए, यहाँ के बन गए हैं सिटीजन, लेकिन उनको लगता है कि, और खास तौर पे मुस्लिम, कि अगर इस बार 26 में वोट नहीं किया तो अगली बार हम वोट नहीं कर पाएंगे, और वो दीदी को देने आए। जो एनसीआर में या अलग अलग राज्यों में जो हिंदू भी हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेबर तबका, वो इसलिए वोट करने गया है। एक, हमें मोदी को लाना है, और दूसरा इसलिए कि हमें किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि अगली बार ये पूछा जाए कि आप 26 में कहाँ थे और अब आप यहाँ के वोटर नहीं हो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बड़ी संख्या में वोटर टर्नआउट का। तो ये जो 92% वोट जो पड़ रहा है, इसके दो बड़े रीजन है। एक ये जो आपने कहा एसआईआर, और अपर मिडिल क्लास चाहता है चेंज, इसलिए कर रहा है। ये दो बड़े फैक्टर्स हैं वोटिंग के। अब कई जगह बीजेपी के लिए फायदा है कि मुस्लिम एक साथ आके वोट करे, तो हिंदू भी इस बार कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि कई कोलकाता की जो सेकंड फेज की मैं बात कर रही हूँ, कई ऐसी जगह हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है। तो वहां क्या किया जा रहा है, हिंदू एकजुट होकर वोट कराने की कोशिश है, और मुस्लिम में डाइवर्सिफिकेशन की जो कि नजर आ रहा है। जैसे ही मुस्लिम डाइवर्सिफाई होगा, हिंदू एकजुट होगा, वो विधानसभा के नतीजे पलट जाएंगे। तो बीजेपी ने विधानसभा के भी क्षेत्र वाइज स्ट्रैटेजी प्लान की है।
तो मैं बिंदुवार आपको समझा दूं, पहला नैरेटिव सुरक्षा, दूसरा भ्रष्टाचार नहीं होगा, आपसे कट मनी नहीं लिया जाएगा। अगर मुझे वहां पर 1500 की स्कीम लेनी है तो मुझे 300 रुपए बीच के आदमी को देने होंगे, वो अब नहीं होगा। तो वही कम से कम एक कई लोगों के मन में है कि यार मेरे साथ गलत हुआ है, इतने सालों से मैं कटमनी दे रहा हूं, अब बीजेपी आएगी तो बदला होगा पूरा। ये बहुत सारे ऐसे नैरेटिव है। तो बीजेपी ने कोशिश की और माँ माटी मानुष जो एक बड़ा नैरेटिव है उसको तोड़ा है कि महिला सुरक्षित नहीं है, माँ कैसे आपका स्लोगन हो सकता है। माटी आपने पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी क्योंकि आपने इन्फिल्ट्रेशन कराया वोट के लिए, तो आपने वो भी बदल दिया। और मानुष पब्लिक तो अपनी योजनाएं नहीं ले सकती, कट मनी देना होगा। तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है और ये बीजेपी का आपका सबसे अच्छा प्रदर्शन भी कह लें। और स्ट्रेटेजिकली राइट फ्रॉम एसआईआर टू सुरक्षा और सारे नैरेटिव और अपने सारे कार्यकर्ता, अपने सारे देश भर से आए सबको विधानसभा वाइज लगाना, बीज और आरएसएस का सपोर्ट, और नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट ममता को